Chapter 6 Molecular Basis of Inheritance. In this previous chapter, you have learned that inheritance patterns. एक मिनट में इसको थोड़ा you have learned that inheritance patterns are the genetic basis of such patterns. तो हमने जो वाला चैप्टर था फर्स्ट वाला जेनेटिक का पहला पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस पैटर्न्स के बारे में, जेनेटिक बेसिस के बारे में. एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर. तो जो फैक्टर्स के बारे में मेंडल ने बताया था वो उस टाइम क्लियर नहीं था. तो बाद में पता चला कि वही एक्चुअली जीन है जो पास होता है ओवर जनरेशंस. ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द प्यूरिटी जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल पता चला ये 100 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला. ठीक है. In class 11 you have learned that the nucleic acid are polymers of nucleotide. तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मतलब उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं तब जाके वो डीएनए बनता है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम. तो दो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सा है? एक डीएनए है, एक आरएनए है. DNA act as genetic material in most of the organism. RNA through it also act as genetic material in some viruses. Mostly functions as messenger. तो DNA जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिज्म में वही जेनेटिक मटेरियल होता है और RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे काम करता है. वो जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होता है? वायरसेस के अंदर होता है और वो मैसेंजर का काम भी करता है. ठीक है. RNA के एडिशनल रोल्स जो है वो हम पढ़ेंगे आगे. एडिशनल रोल्स जो है वो इट फंक्शंस अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस कैटालिटिक मॉलिक्यूल. ये सब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चलेगा. इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो हमने बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था हमें. एंड द वे दीज मॉलिमर्स आर यूजिंग आर लिंक्ड. तो जिस तरीके से वो लिंक्ड होते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं हमने सारा बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा. हम आगे पढ़ेंगे इसको, इसमें भी है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं और जो द जेनेटिक कोड पढ़ने वाले हैं, डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं. ट्रांसलेशन क्या होता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है आरएनए से उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन. एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ रेगुलेशन. तो जीन का रेगुलेशन होगा हम वो पढ़ने वाले हैं. द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड हैज set in a new era of genomics. In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA. DNA is subsequent section. We will understand that why it is most abundant genetic material and why it is relationship with the RNA. तो अब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे. डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर होता है क्या? डीएनए. द लेंथ ऑफ द डीएनए यूजली डिफाइंड एज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. जब जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा उसके हिसाब से ना हम लगा सकते हैं कि कितना लंबा उसका डीएनए होगा. ठीक है. दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो न्यूक्लियोटाइड होती है किस तरीके से पेयरिंग है इनकी समथिंग वो भी बताते हैं कि उसके अंदर करेक्टर क्या होगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज के पास लैम्डा 474 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड. बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास कितना है? 48502 बेस पेयर्स हैं. इशीरिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर है. हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए में जब डिप्लॉयड होता है लेकिन इसका हैप्लॉइड कंटेंट है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर. तो इसका डिप्लॉयड कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर्स. द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए. और न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं. नाइट्रोजन बेस, अ पेंटोज शुगर, राइबोज इन द केस ऑफ आरएनए. तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होगी और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी. एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, प्यूरिन, एडेनाइन एंड गुआनिन. ठीक है. पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन. तो प्यूरिन के अंदर क्या क्या होता है? यूरिन के अंदर होता है एडेनाइन एंड
क्वाइनाइन, ठीक है। और पायरिमिडीन के अंदर क्या होता है, बाकी बचे हुए जितने भी हैं, CUT। अब आगे हम पढ़ेंगे साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ DNA एंड RNA। जो साइटोसिन है वो सबसे कॉमन है, ऐसे याद रख सकते हैं, साइटोसिन C से और कॉमन भी C से। तो साइटोसिन कॉमन है DNA और RNA में। थाइमिन जो होता है वो सिर्फ DNA में होता है, या देखिए ये लिखा है, थाइमिन जो होगा वो सिर्फ DNA में होगा। और यूरासिल प्रेजेंट होता है RNA में, यूरासिल सिर्फ प्रेजेंट में होगा। थाइमिन की जगह जो है वो, थाइमिन की जगह क्या होता है, RNA में यूरासिल होता है। नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द, अभी हम लिंक की बात करेंगे। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है, जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन बेस जो होता है, लिंक होता है OH ऑफ द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। एक पेंटोज शुगर, मान लो ये है पेंटोज शुगर, कहाँ गया, ये पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है। उसका जो फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन जो होगा उसका OH से कौन अटैच होगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और थोड़ा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म, देखो एन ग्लाइकोसिडिक, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक में किस में होता है, शुगर में होता है, शुगर याद रख सकते हैं हम। तो एन किस में होता है, नाइट्रोजन में, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये क्या बन जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो जो शुगर होती है उसके साथ जब नाइट्रोजन बेस बनता है तो उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, सच एज एडेनोजाइन। एंड उसके बाद अब ये एडेनाइन जो था वो एडेनोजाइन बन जाएगा, या डीऑक्सी एडेनोजाइन जाएगा। अगर डीऑक्सी वाला वो लगाया, क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोज लगाया, अगर DNA लगाया, DNA वाला शुगर लगाया, ठीक है। फिर गोनाजाइन या डीऑक्सी गोनाजाइन, साइटिडिन, डीऑक्साइडिन, यूरिडिन और डीऑक्सीडिन, डीऑक्सी साइडिन एंड यूरिडिन और डीऑक्सी थाइमिडीन। तो क्योंकि यूरिडिन जो होता है वो RNA में होता है, RNA का जो शुगर होता है वो राइबोज होता है, तो यूरिडिन हो गया। और जो DNA होता है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसलिए इसका जो वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा उसका नाम होगा डीऑक्सी थाइमिडीन। क्योंकि RNA में सिर्फ यूरासिल होता है, मतलब यूरासिल सिर्फ RNA में हो सकता है, और जो थाइमिन है वो DNA में हो सकता है। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू द OH, जब अब OH ग्रुप जो है वो कैसे लिंक्ड होगा, तो OH ग्रुप जो होगा वो फिफ्थ कार्बन जो होगा न्यूक्लियोसाइड का, मतलब कि जो पेंटोज शुगर है उसकी जो फिफ्थ कार्बन होगी उस पर जो OH बॉन्ड होगा वहाँ पे जाके फॉस्फेट ग्रुप है वो लग जाएगा। और उसके बाद वो क्या क्रिएट करेगा, वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू क्रिएट होगा, और इस तरीके से हमें बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, सबसे पहले लगता है 1 कार्बन पे, पेंटोज शुगर के 1 कार्बन पे अमीनो एसिड जाकर लग जाता है, और उसका जो फिफ्थ कार्बन होता है उस पे जाके जो OH बॉन्ड होता है उस पे जाके फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिर वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। तो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड दोनों हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड होगा तब हम कहेंगे जब RNA है, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जब हम कहेंगे जब DNA है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो 3 और 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंट इज सच अ manner to form polynucleotide chain. A polymer thus formed has at end a free, पॉलीमर जो होता है उसके पास 1 एंड फ्री एक फ्री होता है, एक फ्री एंड फ्री होता है, ये देखो OH, ठीक है, फ्री होता है। यहाँ देखो, यहाँ फॉस्फेट लगा है, या तुम्हारा शुगर है, सॉरी यहाँ पे तुम्हारी शुगर है, और यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन बेस है। तो नाइट्रोजन बेस 1 कार्बन पे लगा है, और ये कहाँ पे लगा है, ये 5 पे लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से लगता है, ये इसका 5 है, इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पे जो OH होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल जो है वो खाली रहता है, यहाँ पे एंड फ्री है,
phosphate moiety at 5 end of the sugar, fifth end of the sugar, which is referred to as 5 end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has free OH of 3 कार्बन. तो 3 कार्बन पे जो OH होता है वो फ्री होता है, विच इज़ रिफर्ड टू एज 3 एंड. तो पॉलीनुक्लियोटाइड के चेन के 2 एंड हो गए, एक हो गया 5 वाला और एक 5 कार्बन वाला, एक हो गया 3 कार्बन वाला. तो बैकबोन ऑफ अ पॉलीनुक्लियोटाइड चेन इज अ फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट. तो बैकबोन जो होती है वो पॉलीनुक्लियोटाइड चेन की, वो क्या होती है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है. क्योंकि जो तुम्हारा नाइट्रोजन बेस होता है वो तो लिंक होता है ना, नाइट्रोजन बेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. ठीक है, वो बैकबोन से बाहर निकली होती है, वो बैकबोन नहीं थी. तो बैकबोन ऑफ पॉलीनुक्लियोटाइड चेन क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट. इन आरएनए, अब आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो आरएनए में क्या होता है, एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन. तो सेकंड पोजीशन पे भी यहाँ पे इसके क्या रहता है, फ्री ओएच ग्रुप रहता है. ऑल्सो इन द आरएनए द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन. तो आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह. तो थाइमीन को हम कैसे, थाइमीन को क्या बोल सकते हैं हम, 5 मिथाइल यूरासिल. तो ऐसे अगर यूरासिल अकेला है ठीक है, लेकिन जब यूरासिल के ऊपर 5 कार्बन पे जब मिथाइल लग जाएगा तो उसको हम कहेंगे थाइमीन, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है. डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869. तो सबसे पहले डीएनए किसने देखा था, आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में, और न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस. तो डीएनए से एसिडिक सब्सटेंस, उसने क्या उसका नाम दिया, न्यूक्लियन. However, due to the technical limitation in isolation such a long polymer intact, उस टाइम वो इतना बड़ा लॉन्ग पॉलीमर को क्या नाम है टेक्निकली निकाल नहीं सकते थे, उसको देख नहीं सकते थे. तो द एलुडिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम. उसके बाद भी बहुत टाइम तक हमें पता नहीं चला कि डीएनए क्या होता है. इट वाज ओनली 1953 में जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन मेथड डेटा के हिसाब से, जो कि मॉलिस विलिकिंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, तो एक्सरे किसने दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला टेक्निक जो था वो किसने दिया था, वो इसने दिया था मॉरिस विलिकन्स ने और रोजालिंड फ्रैंकलाइन ने. ठीक है, बट उसके बाद जो वाटसन और क्रिक था, उनके स्टडी के बेसिस पे, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे डबल हेलिक्स ऑफ मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दे दिया उन्होंने. ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन. तो इनके अंदर जो डबल हेलिक्स का जो मतलब इन्होंने बताया, जो कि उनके मॉडल में बताया कि द प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट इन विच चारगाफ रूल के हिसाब से फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. जो क्या था कि एडेनाइन जो वो थाइमीन के साथ रहेगा, और ग्वानिन और साइटोसिन के जो रेशियो होगा एडेनाइन और थाइमीन का और ग्वानिन और साइटोसिन का, वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीनुक्लियोटाइड चेन्स. देयर आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. बेस पेयरिंग जो होती है वो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए दोनों बेस पेयरिंग में. ठीक है, एंड देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन एज द सीक्वेंस. जो डीएनए होता है उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, द सीक्वेंस. ठीक है, तो एक तरफ होता है स्ट्रैंड, डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा होता है. ठीक है, तो एक तरफ एडेनाइन होगा, तो दूसरी तरफ उसका जो बेस पेयर होगा, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वो होगा. तो ऐसे बेस पेयर्स अटैच होते हैं इसके अंदर. ठीक है, the two double stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule because this genetic application. तो 2 DNA होते हैं, उसमें से जो DNA जो होती है ना, वो पेरेंट की जो DNA होती है वो बेबी से मिलती है. क्यों? क्योंकि वही DNA हमारे इधर कॉपी होकर चला जाता है. तो DNA डबल हेलिक्स मॉडल का जो हम है ना कुछ जो भी फीचर्स उसके बारे में पढ़ेंगे. तो दिट इज़ अ मेटअप ऑफ 2 पॉइंटेड चेन. तो मैंने बताया 2 चेन होती है. देयर बैकबोन कंस्टिट्यूट ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट हमने पढ़ लिया, और बेसिस जो होते हैं वो उसके इनसाइड में होता है, साइड में. ठीक है, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. देखो, एक होगा 5:3, एक होगा 3:5. ठीक है, पता था ना, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्री कार्बन होता है, वहाँ पे फ्री OH ग्रुप होता है. द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जो बेस पेयर्स होते हैं उनके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. फॉर्मिंग द बेस पेयर एडेनाइन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमीन. तो एडेनाइन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, थाइमीन के साथ. और जो थाइमीन
और सिमिलरली ग्वानाइन जो होगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 का बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, ठीक है। इसके इस तरह से क्या होता है कि जो प्यूरिन होता है वो हमेशा पायरिमिडिन के अपोजिट आता है। दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड के बीच में हमेशा जो होती है वो बहुत अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस होता है, जो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से यहाँ पे एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड एट द राइट एंगल फैशन में, ऐसे राइट एंगल फैशन में। और पिथ ऑफ द हेलिक्सिस, पिथ क्या होती है, जो एक टर्नओवर होता है ना, पिथ होती है वो, ये होती है पिथ, ये पिथ है। और ये क्या है, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स, इनके बीच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस टर्नओवर में 10 बेस पेयर्स होते हैं और उनकी पिथ की साइज़ क्या होती है, 3.4 नैनोमीटर। ये देखिए डबल हेलिक्स मॉडल जो है 300 ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड है, साइटोसिन और ग्वानिन के वही 3 बॉन्ड है, और एडेनाइन एंड थाइमिन के बारे में, थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से जुड़े हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बेस पेयर्स, कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, जो बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। वो क्या था, 3.4 था, और ये क्या है, 0.34 है। द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, the plane of the one base pair stacks over the other double helix model. This is in addition to hydrogen bond confers the stability. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, डीएनए में स्टेबिलिटी आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ लिया। हमको किसने डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया था, वाटसन क्रिक ने दिया था। किस बेसिस पे दिया था, एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन के बेसिस पे दिया था। एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन हमें किसने दिया, ये देखिए एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन हमें दिया है मॉरिस विलिकस एंड रोजालिंड फ्रैंकलाइन ने दिया है, ठीक है। तो ये मॉडल कब आया था, 1953 में आया था। यहाँ देखिए ये हमने पढ़ लिया, हाँ। द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक implication become revolutionary. Very soon Francis Crick and proposed the central dogma इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए अब सेंट्रल डोग्मा भी फ्रांसिस क्रिक ने, वाटसन नहीं, वाटसन अलग है, क्रिक अलग है। तो क्रिक ने अब नया डोग्मा दिया, सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विच स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब मैसेज आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये हो गया सेंट्रल डोग्मा, किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने दिया। इन सब वायरसेस द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिफर्ड डायरेक्शन। तो कुछ वायरसेस में ऐसा उल्टा भी होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए, या किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है। तो मैं रेगुलर वीडियोज बनाती रहूँगी, प्लीज़ आई एम सपोर्ट।